आज सुबह की नमाज के बाद एक दफा मैंने खुदकुशी करने की कोशिश की है। आपकी हरकतें ही नहीं है ऐसी वाली। जिस आपको लगाया उससे पूछते हैं तरीका क्या नहीं है। ये इस तरह है सिविल सर्विसेज की हर जॉब के आपके हाथ पांव बांध के आपको बगैर किसी रिसोर्सेज के छोड़ दिया जाता है और आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप बहुत बड़ी तोप चलाएंगे एंड एवरीथिंग इज अगेंस्ट यू। इनका प्रोग्राम है जिसमें ये मुझे बुलाना चाहते हैं, तो मैंने इनको ये कहा, मैंने कहा मैं जरूर आऊंगी, लेकिन मेरे लिए पहले एक पुलिस की वर्दी सिलवाए, मैं वो यूनिफॉर्म पहन के आना चाहती हूँ। बचपन से ही हमें ये बताया जाता है कि पाकिस्तान का सबसे मुश्किल इम्तिहान CSS का है और कहा जाता है कि इसे हर कोई पास नहीं कर सकता क्योंकि इसमें कामयाबी के लिए आपको बहुत मेहनत और दिन रात पढ़ाई करनी पड़ती है। 100 में से 90% लोग आपको ये बताते हैं कि अगर आप इस इम्तिहान को पास कर लेते हैं तो आपकी ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर बदल जाती है। तो लोगों का मैंने देखा है जो 90 to 95% करने का मकसद होता है वो यही होता है कि यार ये सारा कुछ मिलेगा। आपको गवर्नमेंट की तरफ से अच्छा घर, गाड़ी और सबसे अहम प्रोटोकॉल मिलता है। जरूरी होता है कि हमें कुछ प्रोटोकॉल दे, उस प्रोटोकॉल में हमारे लिए रास्ता भी साफ होना चाहिए, हमारे साथ कांस्टेबल भी होने चाहिए, हमारे साथ बाकी चीजें भी होनी चाहिए। और अगर आपको कोई अच्छा डिपार्टमेंट मिल जाए तो आपकी लाइफ सेट हो जाती है। सिर्फ सरगोदा का कमिश्नर 104 कनाल की कोठी में रहता है और इस नौकरी को हासिल करने के बाद लोग आपकी बहुत इज्जत करने लगते हैं। लेकिन 100 में से सिर्फ 10% लोग ये CSS और इस तरह के बाकी इम्तिहानात जो कि सूबाई लेवल पर होते हैं सिर्फ इसलिए करते हैं कि आप अच्छी पॉलिसीज़, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डेवलपमेंट प्लानिंग, क्राइसिस मैनेजमेंट, पब्लिक वेलफेयर यानी कि अगर आसान अल्फाज में कहें तो लोगों की खिदमत के लिए करना चाहते हैं। ज़्यादा जोर हमारी सोसाइटी इस बात पर देती है कि ये नौकरी आपकी ज़ाती ज़िंदगी बदल देती है, ना कि दूसरों की। लेकिन वो ये नहीं जानते कि इस नौकरी को हासिल करने के बाद आपको शायद पावर और प्रोटोकॉल तो मिल जाए लेकिन आपकी ज़िंदगी में गुलामी का आगाज़ हो जाता है। इस गुलामी के सफ़र को सही से समझने के लिए हमें हिस्ट्री में जाना होगा और देखना होगा कि ये सिस्टम स्टार्ट कहाँ से होता है। इसका आगाज़ 1853 में ब्रिटिश कॉलोनियल एरा से होता है जिसे ईस्ट इंडिया नामी एक कंपनी ने स्टार्ट किया था और इसे उस वक्त ICS यानी कि इंडियन सिविल सर्विस का नाम दिया जाता है। आज़ादी के बाद इंडिया इसका नाम बदलकर CSE यानी कि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन रख देता है जिससे कि UPSC कंडक्ट करता है और पाकिस्तान इससे बदलकर CSP और बाद में CSS यानी कि सेंट्रल सुपीरियर सर्विस रख देता है जिससे FPSC कंडक्ट करता है। CSS इम्तिहानात जो कि वफाकी हुकूमत कराती है और इसी तरह से सारे सूबे अपने अपने सूबे में ये इम्तिहान करवाते हैं। तो ये अंग्रेज़ों का लाया गया एक सिस्टम था जिसके ज़रिए अंग्रेज़ अपनी पॉलिसीज़ लागू किया करते थे और हिंदुस्तान पर हुकूमत किया करते थे। कि गोरा तो आपको कंट्रोल दे ही नहीं रहा था कोई और, डेमोक्रेसी तो थी नहीं यहाँ पे। तो उन्होंने तकरीबन 20-30 करोड़ की आबादी को रूल करने के लिए यही सर्विस रेस की थी। जो डायरेक्टली इंगेजिंग फोर्स थी वो यही लोग थे, तो इनके पास एक पावर, एक इक़्तिदार भी था एक लिहाज से। अंग्रेज़ों के जाने के बाद इस सिस्टम को ख़त्म नहीं किया जाता बल्कि इसको कंटिन्यू किया जाता है, बस इसका नाम बदल दिया जाता है। आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद इन ऑफिसर्स को एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन हासिल होती थी लेकिन इस कफन में आखिरी कील पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में ठोका जाता है जब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स करके इन ऑफिसर्स को पॉलिटिशियन के मातहत कर दिया जाता है। अब इस सिस्टम को आज के एतबार से देखते हैं, ये वही सिस्टम है कि जिसके पीछे पहले अंग्रेज़ थे लेकिन अब उनकी जगह पॉलिटिशियंस और ताकतवर अफराद ने ले लिया है। तो फ़र्क सिर्फ इतना है कि पहले ये ऑफिसर्स अंग्रेज़ों के जायज़ नाजायज़ काम लागू किया करते थे और अब इन पॉलिटिशियंस के और ताकतवर अफराद के। अब जानते हैं कि किस तरह ये सिस्टम इन ऑफिसर्स को अपना ग़ुलाम बनाता है। ज़रा सोचिए, आप 4 से 5 साल मेहनत करते हैं और इस एग्ज़ाम की तैयारी में दिन रात एक कर देते हैं। जब आप कामयाब होकर अपनी जॉब स्टार्ट करते हैं तो आपको पता चलता है कि आपको वो काम करने हैं जो आपसे कम पढ़े लिखे लोग और अनपढ़ पॉलिटिशियंस करवाएंगे। हासिल करने पर इन्हें शील्ड, CC1 सर्टिफिकेट और 10,000 रुपए कैश इनाम से नवाजा जाता है। कहाँ जाओगे इसके बाद? इसके बाद आपको दूसरी पोस्टिंग मिलेगी दादू के अंदर। यार मुझे बताएं, पुराने तो हुक्मरान होते हैं, आप जो एग्रीकल्चर शुरू कर लिया आपने। अब आपके पास 2 रास्ते होते हैं।
पहला रास्ता जो कि बहुत ही आसान है, जिसमें आपको वो सब कुछ करते जाना होगा जो ये लोग आपसे करवाते हैं। इसके बदले में उन 90% लोगों को वो सब कुछ मिलता है जो इसकी ख्वाहिश करके ये एग्ज़ाम पास करते हैं। दूसरे रास्ते पे हम इस वीडियो में आगे बात करेंगे। आइए पहले ज़रा सी रोशनी इस आसान रास्ते पर डालते हैं और देखते हैं कि किस तरह से इन ऑफिसर्स को नवाजा जाता है इनकी ग़ुलामी के बदले में। इन ऑफिसर्स की कहने को तनख्वाह तो शायद लाख सवा लाख से ज़्यादा ना हो, लेकिन इसके अलावा इनको जो कुछ दिया जाता है वो आप सुन के हैरान रह जाएंगे। कमिश्नर सरगोदा, अब देखिए उसके घर में गंदम काश्त होती है। एक ऑफिसर के नीचे कई मुलाजिम काम करते हैं जो इनकी खिदमत के लिए हर वक्त मौजूद होते हैं। कि एक अफसर जो 1,10,000 20,000 रुपए आपसे सैलरी लेता है, उसके ऊपर 30 35 खिदमत गुजार नौकरी कर रहे हैं। इनको बहुत ही अच्छे और महंगे इलाकों में घर और प्लॉट्स दिए जाते हैं जिन पे इनको टैक्स की भी छूट होती है। इनकी गाड़ियों का तेल, इनके घरों का बिजली का बिल, हर चीज़ गवर्नमेंट अदा करती है। यहाँ तक कि अगर इनके बच्चे भी किसी जुर्म में शामिल हों, जैसे कि कोई लूट मार करें या इनके हाथों से किसी की जान भी चली जाए, तो इन्हें कुछ नहीं कहा जाता, बल्कि सिस्टम इन्हें प्रोटेक्ट करता है। इन ऑफिसर्स को नवाजा जाता है और इन्हें हर तरह से सपोर्ट किया जाता है। अभी हाल में ही ये हुकूमत इन ऑफिसर्स के लिए बहुत ही अच्छे और महंगे इलाकों में लग्जरी घर बनवा रही है। ये सिला इनको इनकी ग़ुलामी के बदले में दिया जाता है ताकि इनसे इनकी मर्ज़ी के काम और फैसले करवाए जा सकें। ज़रा सोचें, इतने मुश्किल हालात में जहां कर्ज़ लेकर मुल्क को चलाया जा रहा है, लेकिन इन ऑफिसर्स को खुश रखने और इनसे मर्ज़ी के काम और फैसले लेने के लिए इन पे पैसा खर्च किया जा रहा है। यही नहीं बल्कि अभी बजट में इन ऑफिसर्स को टैक्स की भी छूट दे दी गई है, जिसे लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज भी किया गया है। अब जो लोग ये सिविल सर्विस इसलिए करते हैं कि वो पैसा और ताकत हासिल कर सकें, तो उन्हें तो ये सिस्टम बहुत प्रोटेक्ट करता है और सपोर्ट करता है। उन्हें इस बात में कोई शर्मिंदगी नहीं होती कि वो ग़ुलामी कर रहे हैं। वो इस सिस्टम से भरपूर फ़ायदा उठाते हैं। कमिश्नर साहब की तरफ से मैसेज आ जाता है कि जी वो सीएम साहब आएंगे तो उनके लिए खाना 100 बंदों का तैयार रखें आप लोग। अब एक मिसाल मैं आपको हाल ही के इलेक्शन से देता हूं कि किस तरह से ये सिस्टम इन ऑफिसर्स को इस्तेमाल करता है। इन इलेक्शंस में और इससे पहले भी जो इलेक्शंस गुजरे हैं, उनमें एक टर्म यूज़ होती है ROs, यानी कि रिटर्निंग ऑफिसर्स। इन रिटर्निंग ऑफिसर्स में सिविल सर्वेंट्स भी शामिल होते हैं जो CSS का एग्ज़ाम दे के पास होते हैं, या कि जो प्रोविंशियल लेवल से, यानी कि पब्लिक सर्विस कमीशन, जो कि सूबाई लेवल से आए होते हैं। ये सिविल सर्वेंट्स एक अहम टूल के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। इन ऑफिसर्स को इलेक्शंस की ड्यूटीज़ पे लगाया ही इस वजह से जाता है ताकि इनसे मर्ज़ी के मुताबिक नताइज हासिल किए जा सकें। इसका मतलब ये है कि ये हुकूमत इन ऑफिसर्स की पोजीशन और अथॉरिटी का फ़ायदा उठाती है ताकि इलेक्शंस के नताइज अपने हक़ में हासिल किए जा सकें। ये सब होता ऐसे है कि इन ROs के ज़िम्मे बहुत से ज़रूरी काम होते हैं जिससे कि वो इलेक्शंस के प्रोसेस पे असरअंदाज हो सकते हैं। जैसे कि ROs पोलिंग स्टेशंस के मकाम और इंतज़ामात के ज़िम्मेदार होते हैं, जिससे वो वोटिंग के प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं। ROs वोटिंग के अमल की निगरानी भी करते हैं, जिससे इस बात को वो यकीनी बना सकते हैं कि वोटिंग उनके हक़ में आए जिन्हें वो जितवाना चाहते हैं। वोट काउंटिंग का अमल भी ROs की निगरानी में ही होता है, जो कि नताइज को मुतासर करने का एक और मौका होता है। आखिर में ROs ही नताइज का ऐलान करते हैं, जो कि उन्हें आखिरी मौका देता है कि वो नताइज को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक पेश कर सकें। इस तरह से ये सिविल सर्वेंट जो कि रिटर्निंग ऑफिसर्स के तौर पे काम करते हैं, इलेक्शंस के हर पहलू पे असरअंदाज होते हैं। अब जो ऑफिसर्स बात मानता है उसकी तरक्की भी होती है और उसको प्रमोशन भी मिलती है। अब आता है दूसरा रास्ता, जिसमें आप रेजिस्ट करते हैं या सिस्टम को चेंज करने की बात करते हैं, क्योंकि आप उन लोगों में से होते हैं जो वाकई में ही पब्लिक सर्विस के लिए आते हैं। इस रेजिस्टेंस के नतीजे में आपकी ज़िंदगी मुश्किल कर दी जाती है, या तो आपको ट्रांसफ़र करके किसी ऐसी जगह पे फेंक दिया जाता है जहाँ पे आप कुछ ना कर सकें। तो जब आप फुल फाइनल अपनी तरक्कियों तक पहुँच चुके हो, तब भी आपकी औकात है कि आप 2 महीने में ट्रांसफ़र हो सकते हो। एक किसी को सिर्फ ख्याल आना है कि इसको हटा दो। या आपको धमकियां और इतना प्रेशराइज किया जाता है कि आप डिप्रेशन और एंग्जाइटी में चले जाते हैं। कई लोग हैं जो डिप्रेशन में चले गए, कई लोग हैं बेचारे बीमार हो गए। मुझे एक अफसर को उसने फ़ोन करके कहा कि यार मुझे तो पागल खाने में आप जमा करवा दें, मेरी तो हालत ये हो गई है। मैं सोच क्यों अभी सर्विंग है, पोस्टिंग नहीं मिल रही। अयान अली केस में जिस कस्टम ऑफिसर ने उसे गिरफ्तार किया था, उसे इतना प्रेशराइज किया जाता है कि उसे फ़ोन करके उसे जान से मारने की धमकियां दी जाती हैं और आखिर में बात ना मानने की सूरत में उसे बाद में मरवा दिया जाता है। पिंडी का ये कमिश्नर जो जब तक इनकी बात मान रहा था तो सब कुछ ठीक था, जैसे ही वो सिस्टम के खिलाफ खड़ा होता है उसे गायब करवा दिया जाता है और आज तक नहीं पता कि ये ऑफिसर गया कहाँ।
इवन मीडिया को भी इस पे बात करने की इजाज़त नहीं है। आशिर को तो आप लोग सब जानते होंगे क्योंकि ये अपने धुआं ड्रामे की वजह से बहुत फेमस थे। ये उन चंद ऑफिसर्स में से थे जो सिस्टम में चेंज लाना चाहते थे और कस्टम में रिफॉर्म्स की बात करते थे। I want to change the system. ये कहते ये थे कि यहाँ शिप्स क्यों हफ्तों खड़ी रहती हैं और किस तरह से यहाँ पे फाइल एक ऑफिसर से दूसरे ऑफिसर की टेबल पे घूमती रहती है। वो ये बात करते थे कि हमारा सिस्टम बाकी मुल्कों की तरह एफिशिएंट क्यों नहीं है। आप में से जिन लोगों का वास्ता कस्टम में पड़ा है वो जानते होंगे कि वहाँ सिस्टम कितना ख़राब है और कितना चौक है और वहाँ जाने वाले के साथ क्या हल किया जाता है। जैसा कि इब्रार के साथ हुआ था, आप उसकी ये वीडियो जाके देख सकते हैं जिसमें उसने बताया है कि कस्टम वालों ने उसके साथ किया क्या था। और जब भी मैं उनके पास गया मुझे ये कह रहे थे कि देखें ये उस बंदे ने करना है, ये उसके पास अब फाइल चली गई है, हर रोज़ कहानियाँ हो रही थी। खैर होता यह है कि आशिर को सिस्टम को इम्प्रूव करने की ये सज़ा दी जाती है कि उसको जॉब से सस्पेंड कर दिया जाता है और उस पर केसेस कर दिए जाते हैं और आखिर में वो मुल्क छोड़कर चला जाता है और कनाडा में जाकर ट्रक चलाना स्टार्ट कर देता है। क्योंकि ये नौकरी नहीं थी करनी, इसमें मैंने असेंबली भी देख ली थी कैसे चलती, एग्जीक्यूटिव भी देख लिया था कैसे चलता है, अदारे भी देख लिए थे कैसे चलते हैं। और अब ये एक यंग ऑफिसर जो आखिर में तंग आकर खुदकुशी ही कर लेता है। ऐसे और कई ऑफिसर्स हैं जिन्हें ये सिस्टम निगल चुका है। ऐसी और कई मिसालें हैं जिनको मीडिया पे नहीं दिखाया जाता। मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद किसी को हर्ट करना या डिस्करेज करना नहीं है, बल्कि ये बताना है कि अगर आप कमीशन का एग्ज़ाम इसलिए देना चाहते हैं कि बंगला, गाड़ी और पावर एंजॉय कर सकें तो हो सकता है कि आपको ये सब कुछ हासिल भी हो जाए, लेकिन आपकी ज़िंदगी एक गुलाम की सी होगी जो अपनी मर्ज़ी से कुछ नहीं कर सकता। अगर आप इतने साल मेहनत करते हैं और इतनी जद्दोजहद के बाद आपको किसी का ग़ुलाम ही रहना है तो इससे बेहतर है कि आप ये मेहनत किसी बिज़नेस पे कर लें जहां आपको पैसा, गाड़ी और एक अच्छी लाइफ मिल जाएगी। कम से कम आप किसी के ग़ुलाम तो नहीं होंगे। बाकी जो 10% लोग हैं जो लोगों की खिदमत के लिए आते हैं उनकी यह तादाद बहुत कम है। उन 90% लोगों को भी इसमें शामिल होना पड़ेगा अगर वो इस सिस्टम को बदलना चाहते हैं और इस गले सड़े निज़ाम को चेंज करना चाहते हैं। याद रखिएगा, एक गीली लकड़ी सूखी लकड़ियों के साथ जल जाती है, लेकिन अगर सारी लकड़ियाँ गीली हों तो उनको जलाना मुश्किल हो जाता है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।